जो पोर्चुगीज जो थे, दे सक्सीडेड इन इंडिया एज दे कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स। मतलब बेसिकली जब ये यहाँ पर अपना व्यापार काफी अच्छे से बढ़ा रहे थे, तो फिर इंग्लिश हुकूमत को ब्रिटेन में बैठ के पता लगता है, अच्छा यूरोप से एक जो प्राइवेट कंपनी है उसने उसने जाकर एक दूर दराज की कंट्री में, ओरिएंटल ईस्ट में जाकर, इंडिया में जाकर एक अपना डेरा जमा कर बैठी हुई है वो कंपनी, और वहां से जितने भी रिसोर्सेज वो लेकर आ रहे हैं, वो कंट्री अपने आप को काफी ज्यादा प्रॉस्परस, काफी ज्यादा रिच बनाती चल रही है। अब इंग्लिश जो थे, हुकूमत जो थी ब्रिटेन की, वो बड़ी बौखला गई इस चीज को देखते हुए, जैसे उनको पता लगा। तो इट मेड इंग्लिश इम्पेशेंट इन टेकिंग पार्ट इन प्रॉफिटेबल ट्रेड विद इंडिया। बट टिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, जो इंग्लिश के अंदर मतलब ब्रिटेन के अंदर आप मान लो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तो बनी नहीं है, लेकिन वहां पर जो प्राइवेट कंपनीज थी, दे वर टू वीक टू चैलेंज द नेवल पावर ऑफ पोर्चुगल एंड स्पेन टुगेदर। और इनके बीच में तो वैसे भी ट्रीटी हो ही गई थी। कौन सी थी वो ट्रीटी श्रेया? ट्रीटी ऑफ, नहीं, पोर्चुगल और स्पेन के बीच में, जैसे स्पेन ने रख लिया था एटलांटिक को। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। कौन सी ट्रीटी ऑफ? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। टॉर्डेसिलास, वेरी गुड। तो इंग्लिश नेवल सुप्रीमेसी वाज कन्फाइंड टू द सीज ऑफ ब्रिटेन। शुरू में वो वहीं तक सीमित रहे। 16th सेंचुरी की बात हो रही है। अब क्या हुआ, एक वहां पर युद्ध होता है ब्रिटेन के आसपास के सी वाटर्स में, एक युद्ध होता है जिसमें ब्रिटेन जीत गया ओवर स्पेनिश आर्मी। आर्मेडा मतलब वहां की नेवल फोर्स, नेवल आर्मी को बोलते हैं, 1588 में। एंड अब इनका डर खत्म हो गया कि अगर हमने इनको हरा दिया तो हाँ, अब हमें कोई डर नहीं है, अब हमारी किससे भी भिड़प हो जाए। तो देयर ओपन अप द एक्सेस, दिस ओपन अप द एक्सेस फॉर इंग्लिश इनटू द सीज ऑफ ईस्ट थ्रू केप ऑफ गुड होप। और केप ऑफ गुड होप कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका। लेकिन क्या ये अफ्रीका की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सदर्न मोस्ट टिप है क्या? नहीं, सदर्न नहीं। वेस्टर्न। वो कौन सी है सदर्न मोस्ट टिप? केप कोमोर। अगुलास। हाँ, हाँ, उसकी बात ही नहीं चल रही मुझे। ठीक है। 1599 में एन इंग्लिश एसोसिएशन और कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट वाज फाउंड। कुछ प्राइवेट लोग आए और उन्होंने कंपनी बनाई विद द सपोर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स। अब मर्चेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। सी वॉयज को ऐसे अंडरटेक करने के लिए क्या लगेगा, क्या चाहिए पड़ेगा? पैसा। पैसा सपोर्ट कौन करेगा, फंडिंग कौन देगा? टोल टैक्स। किस बात का टोल टैक्स? कंपनी वॉज पॉपुलरली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंपनी वॉज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर एंड एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू ट्रेड इन द ईस्ट, ताकि एडिशनल फंडिंग मिल सके। तो ये राजा महाराजा को हर एक, मतलब ये सिर्फ बात ना ब्रिटेन तक सीमित नहीं है, जहां पर पार्लियामेंट है तो वहां पर लीडर्स को बता देना, जहां मोनार्की सिस्टम है तो राजा महाराजा को बता देना, ताकि एडिशनल फंडिंग मिल सके और उनसे एक दिलासा मिल सके, यहाँ से कोई भी प्राइवेट पर्सन जहां पर हम डेरा डाल के बैठे हुए वहां पर नहीं जाएंगे, आप कृपया इनको अलाउ मत करना। तो द कंपनी वॉज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर एंड द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू ट्रेड इन द ईस्ट बाय क्वीन एलिजाबेथ। कौन सी, 1 या 2? 1। फिर इसके बाद कौन आती है? 2। कैसे यार, 2 तो अभी मरी है। भीष्म पितामह थोड़ी ना 3-3 तो 4-4 साल तक जिएंगे। ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 1600 कि जाओ बच्चों कल से अपना न्यू ईयर बनाना। ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि कोई भी दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप जो इंग्लैंड में है, इट कुड नॉट कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसको अलाउ ही नहीं होगा। ठीक है, कि वो सी में वेंचर कर कर जहां पर ये जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज, वहां पर अपना हुकूमत जमाने, दबदबा जमाने, तो वहां पर पीछे से कोई आ सके।
तो विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, नए नए लैंड्स की खोज करना जहाँ से ये सामानों को खरीद सकें चीप रेट पर, वापस यूरोप में ला सकें और यूरोपियन मार्केट में हायर प्राइसेस पर बेच सकें। तो ये जो इनका जो मार्जिन होगा वो इनका प्रॉफिट बनेगा। तो पहली ऐसी जर्नी जो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो करी गई 1601 में। चार्टर ही क्योंकि एक रात पहले मिला है ना, 31 दिसंबर 1600। सही, जो मेनली फैक्ट्रीज ये बनाते थे, जैसे सूरत में बनाई टेक्सटाइल्स की, जैसे ये कह रहे हो इधर ये सब, मतलब इधर से ये फर्निश्ड गुड से भेजते थे पहले, तो बाद में ये लोग सिर्फ रॉ इंपोर्ट यार करके। यार वो ना डिपेंड करता है कि देखो, अगर इंडस्ट्री बाद में जाकर, जैसे अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं, बाद में जाकर उधर खुल गई थी इंडस्ट्रीज है ना, तो फिर वो यहाँ से कच्चा माल लेकर जाकर वहां पर प्रोसेसिंग कर लेते थे बहुत अच्छे से। उसका उसका रीजन पता है क्या होता है यार? देखो, मैं अपने घर में ना बहुत अच्छा सेटअप कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन मार्केट मेरे आसपास कौन सी है। अब आप मुझसे बोलो कि पंजाब आ जाओ और मेरे घर का सेटअप कर दो, तो मुझे नहीं पता ना कि कौन सी दुकान पे कितनी क्वालिटी का सामान मिलता है। वो मैं अपने घर में ज्यादा बेटर तरीके से, क्योंकि मुझे आसपास की दुकानें, दिल्ली में कौन सी मशीनरी, कौन सा टूल कहाँ से मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का सामान, बुरी क्वालिटी का सामान कहाँ से मिलेगा, मैं मॉल में जाकर क्या लेकर आ सकता हूँ और चांदनी चौक से जाकर क्या लेकर आ सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है। अब इंडिया में एक दिक्कत ये तो है ना कि इंडिया इस नंबर गरीब देश है और रिक्वायर्ड मशीनरी है नहीं। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देखा भी था, मुगल एम्परर्स ने कभी कुछ करा ही नहीं टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एडवांसमेंट के मामले में। यहाँ पर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं करा उन्होंने। युद्ध युद्ध युद्ध, टेरिटरीज पे कब्जा करना, उसका छीन लेना, उसकी बीवियां उठा लेना, बस यही था। चैप्टर 1 और 2 ने बहुत हाईलाइट करा था ना इस बात को। तो इनको बाद में लगने लगा अरे यार क्वालिटी भी तो एक मैटर करती है, हम और अच्छे रेट पर भी तो इसे बेच सकते हैं। यार वही चीज है ना, एक छोटा सा मिट्टी का गमला है श्रेया, अगर हम वो किसी मेले से लेकर आए तो वो 10 से 15 रुपए का मिल जाएगा। वही मॉल में जाए तो 150 से 200 रुपए का मिलेगा, क्योंकि थिंकिंग क्या क्या मॉल में है भाई। वही वाली बात में याद है मैंने आपको बताया था कि अगर देसी एप्पल हो जो कि सड़ा गला हो तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन भाई उस पर स्टिकर लगा रखा हो, हाँ यार इस एप्पल में कुछ बात है। हाफ प्रोसेसिंग करके भी लेके जा सकते हैं। हाँ वैसे भी तो वो डिपेंड करता था कि सामान सामान कौन सा है। अब जो सड़ जाएगा उस रास्ते में जाकर मान लो, या खराब हो जाएगा, तो यहीं से लेकर चलो फिर उसको। अच्छा, इनको उससे डर नहीं लगता था क्या शैनी, समुद्री तूफानों से? तो क्या करते थे उसके लिए? याद है मैंने आपको बताया था ये शिप अपनी कैसे बिल्ड करते थे? स्टर्न एंड प्रो। वेरी गुड, वो बिल्कुल एक पैनी आगे से काटते हुए ताकि ओशन वाटर्स को, ओशन करंट्स को चीरते हुए निकले, है ना? प्लस वो भी तो पढ़ा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, मतलब जब वो मॉनसून साउथ ईस्ट हाँ, और मॉनसून। हाँ ये एक्चुअली पता है निकलते भी एक सही समय पर थे। 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मेरी डिस्कशन याद है अगर आप लोगों ने सुन रखा हो? मैंने उसमें आप लोगों से सवाल पूछा था कि माउंट एवरेस्ट में एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है कि मई के महीने में चढ़ाई करते हैं लोग, तो ऐसा क्यों करते हैं, याद है? मैंने पूछा था हाँ आपसे। हाँ, तो इस साइड में बॉक्स दिखाया था, मैंने कहा दोस्तों आप देखो यहाँ पर, ये देखो मई के अंदर, ये भी मई के अंदर, ये भी मई के अंदर, तो ये मई में ही क्यों जा रहे हैं, किसी और उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द विंड्स, हाँ, उसमें कम रहती अरे हैं। जम जाएंगे वहां पर, किसी और उसमें जाएंगे तो राइट। चढ़ाई कहाँ हो पाएगी। चढ़ना एक अलग बात है, जज्बा एक अलग बात है यार, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। ऊपर जाकर पता है आपको कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि नीचे उतरने से माउंट एवरेस्ट पे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बियर ग्रिल्स भी चढ़ चुका है माउंट एवरेस्ट में भी, पता है? जानते हो वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला? हाँ। और वो भी तब चढ़ा था श्रेया, एक बार ही ना प्लेन से कूदा था, तो उसका पैराशूट नहीं खुला था, तो 18 हड्डियां टूट गई थी उसकी, पूरे चेस्ट बोन्स और बैक बोन। बैकबोन भी टूट गई थी। हाँ, उसके बाद इमीडिएटली रिकवर होने के बाद सबसे पहला जो उसने काम करा, माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करी। नहीं नहीं। तो later in 1608 company decided to open a factory trading depot at Surat, and they sent Captain William Hawkins in this mission कि भारत जाओ और एक रॉयल फरमान लेकर आओ, और उस टाइम पर भारत के अंदर मुगल एम्परर कौन था? जहांगीर। किसका बेटा?
अकबर का शाहजहां का बेटा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, अकबर का बेटा प्रिंस सलीम, ठीक है। सलीम। पॉपुलरली नोन एज जहांगीर। इश्क करा अनारकली से, और अनारकली कहाँ भाग गई? डिस्को डिस्को चुनवा दिया गया। डिस्को डिस्को, अच्छा। है ना, अनारकली डिस्को चली। 1609 में कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर and was welcomed and received a friendly manner, and also he was assigned with Mansab and Jagir. मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी। रॉयल फरमान ऑब्टेन करने के लिए। जी ट्रांसलेट कैसे करते थे लैंग्वेजेस को? इन्हें तो हिंदी नहीं आती होगी। ये क्या है? नहीं नहीं, ये जो चार्टर लेकर आया, मुगल कोर्ट में शुरू से ही हर एक वो पर्सन होता था जो कि वो भाषा जानता था, कोई ना कोई मतलब पर्सन होता था जो कि दुनिया में उस टाइम पे प्रचलित भाषा जो है वो जानता था। यूरोपियन लैंग्वेज कौन सी प्रोमिनेंटली? अपनी कंट्री में जो मर्जी बोलते रहो, इंग्लिश हर कोई जानता है ना। हाँ। अब मैंने भी इसके बारे में पता लगाया था, मेरे को भी लगा था यार हाँ ये बताते कैसे होंगे, क्या बोलते होंगे यहाँ पर आकर। उसका रीजन ये था कि अकबर के टाइम से बहुत ज्यादा चीजें प्रचलित हो गई थी। अच्छा, आप लोगों ने एक पैटर्न नोट करा है शाइनी? बाबर या हुमायूं के कोर्ट में कभी भी कोई यूरोपियन या ऐसा कोई देखने को मिलेगा नहीं आपको। वो अंदर की हिस्ट्री कुछ भी हो, जर्नली नहीं देखने को मिलेगा किताबों के अंदर। अगर कोई ऐसी बहुत फेमस चीज होती, एनसीईआरटी वगैरह हमें पक्का बताती, श्रेया राइट, ये पैटर्न है ऑब्जर्वेबल। लेकिन अकबर की एक बात याद है, दीने इलाही की वजह से दुनिया के हर कोने से पंडित, मौलवी और इन सबको बुलाने लगा था वो, है ना। और पूरी जिंदगी उसने वाला काम करा है, अलग अलग कल्चर के लोगों से, अलग अलग कंट्री के लोगों से मिलना। जीसस प्रीस की बात याद है? उसके बाद सोने पे सुहागा, पोर्चुगीज ऑलरेडी चली आए थे तो वो प्रचलन था ही, और मुगल कोर्ट के अंदर टॉप के लोग जो हैं वो रखे जाते थे। अब जैसे एक बात बताओ, देखना कुणाल, अगर इसको मनसब या एक जागीर असाइन कर दी गई है तो ये मनसबदार और जागीरदार बन गया। अगर अब ये यहाँ पर रह ले तो आसपास के लोग जो इसके साथ दिन रात बैठेंगे वो भी इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाएंगे। तो कल को अगर ये मर जाए तो नेक्स्ट जनरेशन आराम से इंग्लिश जान जाएगी कि हमने किसी और के साथ बैठकर सीखी थी। एक ऐसा पर्सन जो कि रिक्शा चलाता हो, जो कि चौथी पास हो भारत का, वो कुछ भी ना जानता हो, मयूर उसको 15 साल के लिए अमेरिका छोड़ दो, हमसे अच्छी इंग्लिश बोलकर दिखा देगा। दिन रात जब सुनेगा, बैठेगा लोगों के साथ, ऐसा तो हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ट्राइबल्स के साथ आप रहो मयूर, तब भी आप बात करने लग जाओगे, आपको सारी टोन पता लग जाएगी, खाना कैसे मंगवाते हैं, है ना, ये कब बोलना है कि चलो। अरे याद है सोशियोलॉजी की केस स्टडी में श्रेयस, जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो इतनी इंटेंसिव केस स्टडी करते हैं कि ट्राइबल लोगों के साथ जाकर वहां पर बसकर शादी करते हैं, जब उनकी स्टडी पूरी हो जाती है तो वो छोड़कर चले जाते हैं, रातों निकल जाते हैं। क्योंकि अगर वो भागते पकड़े गए तो सुबह शुरू हो जाएगा ना भाई, हुम्बा रे हुम्बा, जिम जिम हुम्बा, पकड़ लो इसको। वही तो बॉनफायर। तो he was assigned with a mansab and a jagir. Later, under the influence of Portuguese, Hawkins was expelled out of court. Portuguese ने बोला हम आपके वफादार हैं, कम प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं आपको, क्या नहीं कर आपके लिए, इसको निकाल के फेंको यहां से। आगरा से निकाल दिया गया इसको, वहीं पर इसको राइट दिया गया था। दिस इंडिकेटेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि अगर इनको मुगल एम्परर्स को पटाना है और भारत में इन्हीं को पटा के रखना बहुत जरूरी है, तो जो इनके खास बने बैठे हैं पोर्चुगीज, इनका निपटारा इनको करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पोर्चुगीज नेवल स्क्वाड्रन एट स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली नियर सूरत इन 1612 एंड अगेन इन 1614। एंड में क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई, क्योंकि मुगल एम्परर वैसे भी देखो किसी के सगे तो थे नहीं। और एक और मैं आपको बात बता दूं, डायरेक्ट मुगल एम्परर से ही बात हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता था ना। अब एक बात बताओ, करंट सरकार में सारे डिसीजन मयूर मोदी जी ही ले रहे हैं, तो आप सारा ब्लेम उनके ऊपर नहीं डाल सकते ना। छोटे ऑफिसर से अगर आप मिलोगे या जो भी, वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो उनको डिस्टर्ब मत करो, हमसे बात बताओ, हमें बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो मुगल रॉयल कोर्ट में जो कुछ जो लोग होते थे, या फिर मान लो आप मुगल एम्परर ही है, उनको तो यार चाहिए था प्रॉफिट। उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम भिड़ भिड़ कर मर जाओ आपस में, जो मर्जी करो। जो वीक पड़ रहा है बेटा साइड हो जाओ, जो पावरफुल है आ जाओ परमिशन लेने। यही मुगल एम्परर्स का रवैया था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन परमिशन बाय रॉयल फरमान टू ओपन फैक्ट्रीज एट सेवरल प्लेसेस ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग विद सूरत। तो ये परमिशन कितने सिक्योर करी? सूरत के अंदर पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने, और कैप्टन विलियम हॉकिंस भी, हॉकिंस को भी पहले परमिशन मिल गई थी, लेकिन बाद में उसको खदेड़ फेंका गया। ठीक है। और यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या हरा दिया पोर्चुगीज को। यहां पर ये लिखा हुआ है कि देखो, जब इनको पता लगा कि छोटी सी एक कही हुई बात पर, अभी मुझे मनसब और जागीर दिया था कुछ महीनों पहले और मुझे खदेड़ के फेंक दिया गया, एक छोटी सी बात पोर्चुगीज ने अगर इनसे कह दी, तो इनको पता लगा पोर्चुगीज बहुत खास है, बहुत पैसा पहुंचाते होंगे चर्च से, बहुत प्रॉफिट करवाते होंगे मुगल एम्परर्स का। अगर हमें मुगल एम्परर का सगा बनना है, इंपीरियल गवर्नमेंट तक पहुंचना है, वी मस्ट ओवरकम द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज ओवर मुगल कोर्ट, जो उनका दबदबा है मुगल कोर्ट में। यार आपको बॉस से कुछ फेवर चाहिए, मयूर आपको दिख रहा है कोई उनका पर्सन जो खास है, वो ज्यादा ही चिपका रहता है, बॉस उसकी सारी बातें मानते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो आपको पहले उसको तो थोड़ा साइड करना पड़ेगा ना, अगर आपको खास बनना है। वो वाली बात है। तो इंग्लिश वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कंसेशन। कौन सा कंसेशन? फैक्ट्री जो है वो बोल दी गई कि सूरत में खोल लो। वही वाली बात है ना, उंगली पकड़ा दी तो हाथ पकड़ने की कोशिश। 1615 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से एक एम्बेसडर था, सर थॉमस रो। ही रीच मुगल कोर्ट। थॉमस रो के कहने पर, मतलब एक रिक्वेस्ट पर, क्या चाहती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द मुगल अथॉरिटीज। और क्यों ये प्रेशर बना रहे थे? कि वो जानते थे कि मुगल एम्परर्स के पास, उनकी आर्मी के पास सब कुछ लैंड पर ही पूरी की पूरी पावर है, नेवल पावर उनकी काफी वीक है, शिप जहाज वगैरह इतने किसी काम के नहीं है। और इंडियन ट्रेडर्स और जो शिपिंग रूट्स हैं रेड सी और मक्का तक, वहां पर इनका कोई ज्यादा दबदबा है ही नहीं। इनको कॉन्फिडेंस मतलब बेसिकली ये था कि कल को अगर हम इनका जहाज या शिप वगैरह पकड़ भी ले, तब भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लैंड पे ये जो मर्जी हमारा कर ले, पानी के युद्ध में नहीं हरा सकते हमें। Thus, Thomas Roe succeeded in getting an imperial फरमान to trade and establish factories in all the parts of the Mughal Empire। और उसने अब दिलासा क्या दिया? अब दोबारा ऊपर आओ। उसने बोला कि आप जो शिप जहाज वगैरह भेजते हो जिसमें इंडियन ट्रेडर्स जाते हैं, उनका हैरेसमेंट होता है रास्तों में, मतलब सामान पायरेट जो होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो लूट लेते हैं। और रेड सी और मक्का तक अगर आप अपना सामान पहुंचाते हैं, वहां से जो शिप आती है, आप उनका कुछ कर भी तो नहीं पाते हो। एक बारी आप हमें परमिशन दे दो, हम आपका जो ये पैसा हर बार डूब जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो आपको लॉस होता है, इस लॉस को हम होने नहीं देंगे। देखते हैं हमें समुद्र में आपके जहाजों को कौन छेड़ता है, कैसे आप तक आपका पूरा ट्रेड नहीं पहुंचता, माल नहीं पहुंचता। तो मुगल एम्परर्स तो खुशी होंगे इस चीज से, यार चलो कोई यार लॉस बचा रहा है हमारा, ज्यादा प्रॉफिट करवा कर दे रहा है।
लेकिन अब थॉमस रो कुछ ज्यादा ही खास बनता चला जा रहा था, जिसकी वजह से पोर्चुगीज को गुस्सा आया और एक तगड़ा पानी के अंदर शिप्स को लेकर एक शिप्स को यूज करके एक नेवल बैटल होता है बिटवीन द टू, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1620 में शुरुआत होता है इसका, ये बैटल का। दिस बैटल एंडेड विद इंग्लिश विक्ट्री। थोड़ा सा जो गर्मी का माहौल होता है दोनों में, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो कम होता है 1662 में, जब पोर्चुगीज पावर गिव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड एज अ फॉर्म ऑफ डाउरी और दहेज फॉर मैरिंग अ पोर्चुगीज प्रिंसेस। देख रहे हो, दूर दराज के इलाकों में जाकर दूसरी कंट्री के टेरिटरी को दहेज के तौर पर आपस में लेन देन कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं ओरिजिनली ये श्रेया, और कहाँ के दहेज बांट रहे हैं। और इस टाइम पर कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा मुगल गद्दी पर, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा इन चीजों से मतलब रख नहीं रहे हैं और उनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा अभी कि कितने खतरनाक हो सकते हैं आगे चलकर। उनको तो ये लग रहा है कि ये हिंदुस्तान हमारा कोई क्या कर लेगा, और बाप दादाओं के नाम पर घमंड। अब जहांगीर कहता होगा ना मयूर, अरे ये क्या कर लेंगे हमारा, ये हमारा क्या कर लेंगे, हमारे परदादा पानीपत का युद्ध जीते थे, पापा मेरे 13 साल के थे, दूसरा पानीपत का युद्ध जीत गए थे। वही फितूर दिमाग में, और धीरे धीरे करते करते जब युद्ध हुआ भी करेगा तो इंग्लिश के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्टिक्स बहुत अच्छी हैं। क्या, युद्ध करो, सॉरी 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 बोल के डेटी साइन कर लो, फिर दोबारा वार करो, अच्छा सॉरी सॉरी गलती हो गई, साथ में काम करेंगे, फिर वो क्या कहते हैं डेटी साइन कर लो। ऐसे करते करते बस एक अच्छे मौके का इंतजार करो। इंटरनल रेवलरी जैसी इनके दरबार में, इनके खानदान में फैली, टू शॉट अटैक कर दो। कैसे, अंदर से खानदान के सरदर्दी में उलझे हुए हैं, बाहर से तुम सरदर्दी दे दो, बस खत्म पावर। इवेंचुअली पोर्चुगीज लॉस्ट ऑल देयर पोजीशंस इन इंडिया एक्सेप्ट गोवा, दमन एंड दीव, जिसको वो रिटेन करते हैं साल 1961 तक। 61 ही तो था, ठीक है। और कौन सा ऑपरेशन, विजय। अब बता दो इस आर्मी ऑपरेशन की एक खास बात क्या थी। वैसे आर्मी तो नहीं था, मतलब सारी एंड फोर्सेस वैसे यूज हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी खास बात क्या थी, लोकल सिविलियंस ने साथ दिया था। सिविलियंस ने साथ दिया था। इस गुस्से में, इस आक्रोश में कि अब किसी को हम यहाँ पर डेरा नहीं जमाने देंगे बिल्कुल भी, जितना हमने भुगतना था उतना भुगत लिया। नई नई मेमोरी है ना, क्योंकि अंग्रेजों के हाथों लोगों ने क्या क्या देखा, कितनी मुश्किल से आजादी मिली, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग जानेंगे ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।